वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9 हम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 और 2 हमने किया है, जिसका बुनियादी मकसद था कि हम पॉलिनोमियल, रैशनल एक्सप्रेशन और इरैशनल एक्सप्रेशन की आइडेंटिफिकेशन कर सकें, उन्हें पहचान सकें। आपकी किताब ने इरैशनल एक्सप्रेशन के बारे में नहीं कहा, लेकिन हमने हर सवाल के अंदर जो भी एक्सप्रेशन हमें गिवन थी हमने उसको आइडेंटिफाई किया और इसको क्लासीफाई किया तीनों टाइप्स के अंदर, पॉलिनोमियल, रैशनल, इरैशनल में। अब हम जरा सा एक बहुत बेसिक चीज़ की तरफ जा रहे हैं, हम बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ये कैसे होती है, उसमें नॉर्मली हम क्या करते आए हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन या कन्वर्जन टू लोएस्ट टर्म कहते हैं हम। ये इस तरह के लफ्ज़ आपको किताबों में मिलते हैं। सिंप्लीफाई करके छोटा कर देना है और या उसको लोएस्ट टर्म में लेके जाना। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 24/36। चलें, इसको मैं बात के लिए उठा कर रखता हूँ। पहले एक छोटी सी आसान मिसाल लेता हूँ जो कि आप वर्बली आसानी से कर सकेंगे। वो है मिसाल के तौर पे 2/4। दिस इज़ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है, जैसे कि रैशनल एक्सप्रेशन, हम बात को रैशनल एक्सप्रेशन के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसको स्टार्ट किया रैशनल नंबर से, ताकि पहले प्रोसेस को समझें कि ये होता क्या है। अगर हमें प्रोसेस नहीं मालूम है, अलजेब्रा जो है प्रोसीजर्स है, मैकेनिक्स है कि उसके अंदर क्या मैथमेटिकल प्रोसीजर होते कैसे हैं, उस प्रोसेस को समझना है। वो एक बिल्कुल जैसे फैक्ट्री का प्रोसेस होता है, उस तरह से अलजेब्रा काम करता है। यहाँ पर जब हम अरिथमेटिक में सिंपल नंबर्स की फॉर्म में काम करते हैं, तो हम लोग प्रोसेस के बजाय मेंटल मैथ्स पे बहुत फोकस करते हैं, दिमाग में बहुत कुछ कर लेते हैं। जैसे ये हमने कह लिया 2 2 2 एंड 2 2 4, 1/2 आंसर आ गया, लेकिन एक्चुअली बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है वो हमें नहीं मालूम होता। हम कर रहे हैं कैंसिलेशन, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि ये प्रोसेस हो क्या रहा है। ऑल एवरीथिंग गोज एट द बैक ऑफ आवर माइंड और हम लोग उसको करके चले जाते हैं, आंसर आ जाता है, हम बड़े मुतमईन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम प्रोसेस को नहीं समझते कि प्रोसीजर क्या है एक्चुअल। तो मैं इस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस, और यहीं पे मैं प्रोसीजर की जरूरत पड़ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ 24/36। बहुत सारे लोग उसको भी कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। 12 का टेबल पढ़ लीजिए, 12 2 12 3 2/3 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो कटिंग और कैंसिलेशन हम करते हैं नंबर्स के अंदर, एक्चुअली होती क्या है, दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हम इसको अलजेब्रा में अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक्चुअली होता क्या है, जो प्रोसेस है, प्रोसेस तो एक्चुअली ये है कि अगर हमें मालूम हो जाए, देखिए अगर आपको मालूम हो जाए कि ये दोनों के दोनों 12 के मल्टीपल्स हैं, अगर मालूम हो जाए, ठीक है, अलजेब्रा में ये आसान नहीं होगा मालूम करना, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक्चुअली डिवाइड कर देते हैं। 24 को भी हमने डिवाइड कर दिया 12 पे और 36 को भी डिवाइड कर दिया 12 पे। क्या बन जाएगा? 24 को 12 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 36 को 12 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। ये लोएस्ट टर्म आ गई 24/36। एक तो ये सिंपल प्रोसेस जो करना है हमको, लेकिन ये तो टेबल्स हैं, टेबल्स तो हम याद हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकते हैं, पॉसिबल है, ह्यूमनली पॉसिबल है कि आपको 12 का टेबल आता है, लेकिन टेबल बहुत बड़ा भी हो सकता है। आपको कितने टेबल आ सकते हैं? अगर बहुत ही ज़्यादा मेमोराइज करने की एबिलिटी रखता है, 20 तक टेबल्स याद कर लेगा, इससे ज़्यादा तो नॉर्मली टेबल्स नहीं याद किए जाते ना। लेकिन अगर अलजेब्रा की फॉर्म में लिखा हो तो उसके टेबल्स तो होते ही नहीं है, फिर क्या करेंगे? तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस है, ये फिर आपके माइंड पे डिपेंड कर रहा है, आपकी मेमोरी पे डिपेंड कर रहा है। अलजेब्रा इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन मेमोरी। अलजेब्रा आपको मेमोराइजेशन से आज़ाद कर देता है और वो आपको प्रोसेस देता है, प्रोसीजर बताता है कि ये करो, और ख़ुद ब खुद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अलजेब्रा में हमें प्रोसीजर सीखने, ये प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ मैं यहाँ लेकर आया हूँ 12, ये यहाँ कहीं गिवन नहीं है, ये मैंने अपनी मेमोरी से डाली है। तो अलजेब्रा में मेमोराइज करने को ख़त्म करना है, हमें एक तरीका सीखना है जिससे खुद ब खुद चीज़ें सॉल्व हों। तो वो तरीका क्या हो सकता है ना? अब इसी सवाल को मैं एक तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, वो तरीका जो कि हर जगह आपको हेल्प करेगा, आपके काम आएगा। सिंप्लीफाई करना सिंप्लीफाई है। अब वो क्या होता है, हमें इन दोनों के फैक्टर्स बनाने, न्यूमरेटर 24 है, डिनोमिनेटर 36 है, दोनों के फैक्टर्स बनाएंगे। देखिएगा ज़रा, 24 के फैक्टर्स बना रहा हूँ एंड वी विल गो थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। याद रखिएगा, प्राइम नंबर इस्तेमाल करने,
बिल्कुल छोटे छोटे बिट्स में तोड़ देना है, छोटे छोटे पॉसिबल फैक्टर्स लेने हैं, तो सारे प्राइम नंबर इस्तेमाल करेंगे। स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर 2, 2 अगेन 2, अब 3 जो है सिर्फ 3 से ही जा सकता है। उसके बाद है 36, लुक एट 36, वही प्रोसेस करना है हमें, सेम फैक्टराइजेशन, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर जो उसको डिवाइड कर सके एंड दैट इज द प्राइम नंबर। 1 नहीं लेंगे यहाँ पे, तो 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, 9 3 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा, लिहाजा 3 फैक्टर्स बनाने। ये प्रोसेस सिखाना मेरा मकसद नहीं है इस स्टेज के ऊपर, ये क्लास 3 4 में सिखा दिया जाता है। मैं सिर्फ रिकैप करना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। फैक्टराइजेशन है ये। नाउ ये फैक्टराइजेशन इसको सिंप्लीफाई करेगी, जो कैंसलेशन हम जिसको कहते हैं, कैंसलेशन का मतलब डिवाइड करना है। 24 की जगह क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3, और 36 की जगह क्या आएगा, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स। ना ये फैक्टर्स बन गए। ये 24 लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी है। जब एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस होंगी यहाँ पर, तो फिर फैक्टराइजेशन का यकीनन ये तरीका तो नहीं होगा, उसके लिए आपको एल्जेब्राइक फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करना होगा। मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त, क्योंकि फैक्टराइजेशन का चैप्टर नेक्स्ट है, 4th चैप्टर फैक्टराइजेशन का है। यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन मैं आप करूँगा एल्जेब्रा के अंदर, वो बग़ैर एक्सप्लेन होगी। मैं फैक्टराइजेशन को जो डिटेल के साथ समझाऊंगा वो चैप्टर 4 में समझाऊंगा। तो ये जो प्रोसेस मैं यहाँ करूँगा, आपको मैं सिर्फ डायरेक्ट फैक्टराइज करके दिखा दूंगा, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि फैक्टराइजेशन मैंने कैसे की। होपिंग कि आपको फैक्टराइजेशन के बेसिक प्रोसेस आते होंगे एल्जेब्रा के, क्योंकि वो क्लास 7th 8th में भी पढ़ाई जाती है। अब उसके बाद में हम इसको काटेंगे फैक्टर्स को, जिस बिल्कुल सेम फैक्टर्स हैं। तो याद रखें, काटने का मतलब क्या, हम डिवाइड कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले 12 से डिवाइड किया था, उसके बजाय मैंने इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से कर दिया, फिर ये 2 और ये 2 भी कट गया, ये 3 और ये 3 भी कट गया। इस 3 को इस 3 से भी काटा जा सकता, जरूरी नहीं कि एक दूसरे को ऊपर नीचे लिखे हो तो कटे जाएंगे। वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से एक सेम फैक्टर को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखिए क्या बच गया, यहाँ पे 2, यहाँ रह गया 3। आपको लग रहा होगा खामखा इतना लंबा काम किया, जबकि आसानी से 12 से काट दिया था, लेकिन वो 12 जो था मेरे जहन में मौजूद था, मुझे पहले से आता था। लेकिन यहाँ मैंने जो है प्रोसेस किया है, मैंने मेमोरी को यूज़ नहीं किया है। ये नहीं कि कैसे हो सकता है, सोचा नहीं, टेबल्स नहीं रिकॉल किए मैंने इसको, क्योंकि अलजेब्रा में टेबल्स आपको मिलेंगे ही नहीं, अलजेब्रा के टेबल्स नहीं होते। तो दिस इज़ द प्रोसेस। जब भी कोई रैशनल नंबर आपको सिंप्लीफाई करना है, तो बेस्ट प्रोसेस ये है, फैक्टराइजेशन कीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की फैक्टराइजेशन कीजिए और प्राइम फैक्टर्स को कैंसिल कर दीजिए। कोई एरर नहीं होगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। ऑफ कोर्स दिस इज अ बिट लॉन्गर प्रोसेस। नाउ अलजेब्रा में अगर रैशनल एक्सप्रेशन दी जाएगी तो अब क्या करेंगे, लोएस्ट टर्म में लेके आना है, या उसको सिंप्लीफाई करना है, या रिड्यूस करना है, क्या करेंगे, एक ही प्रोसेस, फैक्टराइजेशन। लेकिन अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन जो मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी, जो कि आप लोगों को आनी चाहिए, मैं उसे रिकैप इस वक्त नहीं करूंगा। इंशाल्लाह फैक्टराइजेशन के चैप्टर में हम तफसील के साथ फैक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे। फैक्टराइजेशन अलजेब्रा की का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मेरी नज़र में, क्योंकि अगर फैक्टराइजेशन बच्चे को आ जाती है तो उसके लिए अलजेब्रा बिल्कुल मुश्किल नहीं रहता। सो वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ ऑफ एक्सरसाइज 3.1। कह रहे हैं रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट टर्म। ठीक है जी, टर्म्स क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म, इसका मतलब जो आपको दिया गया है उसको आपने काट देना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और इसका पार्ट 1 है। इट सेज पी स्क्वायर -100 ओवर पी प्लस क्यू, सॉरी p + 10। ये एक फ्रैक्शन है,
दिस इज़ एन अलजेब्राइक फ्रैक्शन जिसको कि हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। इसमें p वेरिएबल है जो न्यूमरेटर में भी आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। कैंसिलेशन कैसे करेंगे? अब 10 में से 10, 10, 10 से 100 कर दें, p में से p काट दें, ऐसा नहीं होता। ये फैक्टर्स नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग। ये एक एक्सप्रेशन है। ये जो कैंसिलेशन है ये आपको बहुत ज़्यादा लीनियंट कर देती है। आप छुरी पकड़ो और काट दो पकड़ के, ऐसा नहीं होता है। काटने के लिए आपको फैक्टर्स चाहिए। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, याद रखिएगा हमेशा के लिए, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। जब भी ये कैंसिलेशन करने का शौक हो और भूत सवार होकर छुरी पकड़ें और काट दें, तो पहले इसको याद कीजिए, उसके बाद में काटिए। ओनली, पहली बात, ओनली फैक्टर्स आर कैंसल्ड। या कैन बी कैंसल्ड, जरूरी नहीं कि हमेशा काटे जाएं। कैन बी कैंसल्ड, उनको काटा जा सकता है। ओनली फैक्टर्स कैन बी कैंसल्ड इन अ रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है जी। दूसरी बात, ये तो आपको इजाज़त दे दी मैंने, यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, नॉट टर्म्स। टर्म को नहीं काटते। ये जो कैंसलेशन होती है, जो हमें बचपन से सिखा दी गई है, हम पकड़ते हैं और धड़ 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 काट देते हैं कसाइयों की तरह से। ये जो बुचर एक्शन करना है, ये सिर्फ फैक्टर्स पे कर सकते हैं आप, टर्म्स पे नहीं कर सकते। देखिएगा, ये एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर में, p² एक टर्म है, 100 एक टर्म है, -100। सेम वे यहाँ p एक टर्म है और 10 एक टर्म है। याद रखना है, ये टर्म्स हैं, लिहाजा इस स्टेज पे आप कोई कैंसलेशन नहीं कर सकते। कैंसलेशन कब होगी? जब आपके पास फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स जैसे मैंने 24 और 36 के फैक्टर्स बनाए थे, ऐसे ही हमें इसके भी फैक्टर्स बनाने, लेकिन ये नंबर्स नहीं है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं। तो इनको फैक्टराइज करने के लिए हमें अलजेब्राइक मेथड इस्तेमाल करने होंगे। अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन को डिस्कस नहीं किया है, लेकिन मैं उन्हें फिलवत करके दिखा रहा हूँ आपको। होपफुली आपको क्लास 7th 8 का अलजेब्रा याद होगा। ये फैक्टर्स कैसे बनेंगे? ये एक फार्मूला है, ये है p का स्क्वायर और ये है 10 का स्क्वायर। ये दो स्क्वायर्स आ गए और ये डिनोमिनेटर में p+10 ऐसे ही रहेगा। ये स्टेटमेंट, इसे अपने पास नोट कर लीजिए अच्छी तरह से और इसे जहन में दोहराते रहिएगा जब भी आप अलजेब्रा और ख़ासतौर पे रैशनल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हो, कि फैक्टर्स कैंसिल हो सकते हैं, टर्म कैंसिल नहीं होती। यही वो जगह है जहाँ पे हम आंखें बंद करके गलती करते हैं और समझते हैं हमने बहुत दुरुस्त काम किया। नाउ ये क्या चीज़ है? ये है एक फार्मूला, a² - b²। इसे फार्मूला फॉर द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स भी कहते हैं। डिफरेंस का मतलब माइनस और स्क्वायर्स का डिफरेंस है। ये किसका डिफरेंस है? a का स्क्वायर है और b का स्क्वायर है। तो ये बन जाता है a - b, a + b। ठीक है। ये फार्मूला भी बाई चांस इन्होंने इस एक्सरसाइज में ही सवाल दिए और फार्मूले बाद में डिस्कस हो रहे हैं। एनी हाउ, लेकिन ये चीज़ें इतनी बेसिक हैं कि ये अपने 7th 8th में डेफिनेटली पढ़ी होंगी। यू शुड नो दैट, नहीं तो हम इसको बाद में तफसील से डिस्कस कर लेंगे। तो ये चीज़ जो है a - b + a, यहाँ पे p है और b जो है 10 है, तो ये क्या बन जाएगा? p - 10 एंड p + 10। ये दो फैक्टर्स बन गए और नीचे जो एक चीज़ है खाली एक, इसको हम एक फैक्टर मानेंगे। पूरी के पूरे टर्म्स जो है एक फैक्टर है, चाहे तो इस पर ब्रैकेट लगा लीजिए, क्या फ़र्क पड़ेगा। नाउ अब ये फैक्टर्स बन चुके हैं। यहाँ दो फैक्टर्स हैं, एक p - 10 है, एक p + 10 है, और यहाँ एक ही फैक्टर है p + 10। क्या करेंगे? हम छुरी पकड़ेंगे एंड विल डू द बुचर एक्शन। और जब कैंसिलेशन करेंगे तो क्या करेंगे? पूरे के पूरे फैक्टर को काटना है। काटना तो है, लेकिन हम किसको डिवाइड कर रहे हैं? काटने का मतलब क्या है? डिवाइड करना। हम इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? p + 10, पूरे के पूरे फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं। इस तरह नहीं करना कि p को भी काट दिया, 10 को भी काट दिया, यहाँ भी इस तरह काट दिया, ये गलत है। इसका मतलब क्या, आप इसको p से डिवाइड कर रहे हैं, तो टर्म से तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, फैक्टर से डिवाइड करना है। लिहाजा
पूरे के पूरे फैक्टर को एक ही लाइन से कैंसिल करना है। दिस शोज योर कॉन्सेप्ट कि आपको फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट है। जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ लिखा था वो आपके जहन में है। ओके, p+10, ये एक फैक्टर कट गया, ये एक फैक्टर कट गया, क्या बच गया? p-10। अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट लगाने की जरूरत यहाँ भी नहीं थी, ये पूरा एक फैक्टर है, आप इसको p+10 को एक साथ काट सकते थे, लेकिन ब्रैकेट्स के लगने से अगर आपको कोई कंफर्ट मिलती है जहन में तो लगा लीजिए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो दिस इज द लोएस्ट टर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस रैशनल एक्सप्रेशन। ओके, लेट्स डू द सेकेंड पार्ट। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें मैक्सिमम सवाल आपको करके दिखाऊं ताकि इसमें जो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है वो आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। Second part, unique. It says 3a²। यूँ लगता है कि पूरे के पूरे फैक्टराइजेशन के चैप्टर को इसमें रिवाइज किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है सवाल। अगर हमने वो स्टेटमेंट ना लिखा होता तो हम पकड़ते छुरी और बकरी की तरह इसको ज़िबा कर देते 3² को 3a² के साथ, और ये 6ab को इससे काट देते, 2 आंसर आ जाता, ये हो जाता पता नहीं क्या 1/3b², कितना से या 2/3b² आ जाता। लेकिन चूंकि हम ये बात समझ चुके हैं कि ये टर्म्स हैं और टर्म्स कैंसिल नहीं की जाती, फैक्टर्स कैंसिल होते हैं। सो हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। सबसे पहली बात, फैक्टराइजेशन के प्रोसेस में हम कॉमन लेते हैं तमाम टर्म्स में से। मुझे यहाँ भी कॉमन नज़र आ रहा है और यहाँ क्या कॉमन नज़र आ रहा है? 3a दोनों में लिखा हुआ है। 3a को कॉमन लेंगे, यहाँ रह जाएगा a और यहाँ रह जाएगा b। अब इसको फैक्टराइज करना है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है एक्चुअली। ये 3 को हम कॉमन लेते हैं पहले, जो जिस समय कॉमन नज़र आ रहा था उसे कॉमन ले लेना चाहिए। पहला प्रोसेस होता है फैक्टराइजेशन का और हमेशा इसको पहले करना चाहिए। ये जो चीज़ आ गई, ये फैक्टराइजेशन हमने कर ली बेसिक प्रोसेस, लेकिन स्टिल इसमें 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कैंसिल नहीं होंगी। ये जो फैक्टर है ये मज़ीद ब्रेक हो सकता है। दिस इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर कह लें, ये अभी ब्रेक हो सकता है। कैसे ब्रेक हो सकता है? देखिएगा, ये है फॉर्मूला, a+b² जो होता है दैट इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। याद रखिए कि किसी भी फॉर्मूले के अंदर एक साइड पर फैक्टर्स होते हैं और एक साइड के ऊपर प्रोडक्ट होती है। ये फैक्टर्स हैं और फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो चीज़ आएगी ये प्रोडक्ट होगी। हमें फैक्टर्स लेने हैं, प्रोडक्ट गिवन है, हमें फैक्टर्स बनाने, तो हम उस साइड से इस तरफ की तरफ आएंगे। तो ये क्या है? a+b² तो a+b² का मतलब क्या होगा? a+b × a+b। ज़रूरी नहीं कि उस a+b² ही लिखा जाए, a+b × a+b जो करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। ज़रूरी नहीं कि उसे स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ही होगा, मतलब वही कि a+b को a+b से मल्टीप्लाई करना है। तो इस चीज़ की जगह में क्या लिख सकता हूँ? a+b × a+b। 3a ये आपका न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है 3। इस चीज़ की जगह क्या आ गया? a+b a+b। ज़रा फैक्टर्स को भी समझ लेते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, न्यूमरेटर में कितने फैक्टर्स हैं अगर पूछा जाए, फैक्टर्स, ये भी आपको फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जितनी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं वो सब अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो न्यूमरेटर में कितने फैक्टर्स हैं? कुछ सोचेंगे 2 होंगे, 3a और a+b। a+b एक फैक्टर है। तो मैं आपको बताऊं, इसमें 4 फैक्टर्स हैं। क्या आप पहचान सकते हैं 4 फैक्टर कौन से हैं? 4। नंबर 1, ये 3 एक फैक्टर है। नंबर 2, a एक फैक्टर है। नंबर 3,
ए प्लस बी फैक्टर, चौथा फैक्टर का है, चौथा फैक्टर। सेम वे डिनोमिनेटर में देखिएगा कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं। एक है 3, एक है ए प्लस बी और दूसरा भी है ए प्लस बी। ये चौथा फैक्टर कहाँ है? तो याद रखें एक फैक्टर हिडन होता है। जब भी फैक्टराइजेशन की जाती है एक फैक्टर हिडन होता है, वो क्या है? वो है 1। जब भी फैक्टराइजेशन होगी तो उसमें 1 शामिल होगा, लेकिन उसे शो नहीं करते, लिखते नहीं है। जहाँ ज़रूरत होगी और सारे के सारे फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर क्या बचेगा? 1 बच जाएगा, फिर हम वो हिडन वाले फैक्टर को शो कर देंगे। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे मैं इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए छोटी सी क्विक एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज यू हैव टू कैंसल आउट 2/6, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 ही है, इसके होंगे 2 × 3, 2 से कट गया, क्या बचेगा? ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना आप लोग, 3 न्यूमिनेटर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का मतलब तो 0 हो जाता है। तो याद रखें कि एक फैक्टर हिडन है, यह सिर्फ 2 नहीं था, ये 1 था। 1 शो नहीं किया जाता, लिहाजा 1 को शो करते भी नहीं है, लेकिन उस वक्त तक शो नहीं करते जब तक कि कोई और फैक्टर मौजूद है। जब सारे फैक्टर ख़त्म हो गए, या तो खाली 2 था वो ख़त्म हो गया, फिर हम क्या करेंगे? 1 लिख देंगे। यहाँ पे 1 कहाँ से आया? 1 यहाँ है, 1 इसमें फैक्टराइजेशन में लिखा हुआ है। 1 इज़ ऑलवेज अ फैक्टर। ठीक है, तो ये 1 यहाँ मौजूद है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए कह दिया कि चौथा 4 फैक्टर्स हैं, क्योंकि 1 का कोई इस्तेमाल नहीं, उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं है जब तक के सारे फैक्टर्स ख़त्म नहीं हो जाते ना। बहरहाल अभी फिलवत हम इन 3 फैक्टर्स को यूज़ करें, चौथा फैक्टर दिमाग में है, लिखना नहीं है। कौन से फैक्टर्स कैंसिल हो सकते हैं? जो क्या है, एक फैक्टर तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, बस 2 ही फैक्टर कैंसिल होंगे। बचेगा क्या? ए न्यूमरेटर में। अगर खुदा ना खास्ता ये भी कैंसिल हो जाता, सब कुछ ख़त्म हो जाता, तो फिर हम क्या लिखते हैं? 1। लेकिन चूंकि एक फैक्टर बच गया, लिहाजा उसी को लिखा जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है? ए प्लस बी। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस रैशनल एक्सप्रेशन रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, खुदा ना खास्ता ए को ऐसे मत काट दीजिएगा, ये दोनों टर्म्स हैं, फैक्टर नहीं है। अब ये दिस इज अ सिंपल प्रोसेस। ये मैकेनिक्स है, प्रोसीजर्स हैं, कैसे काम करना है। जैसे फैक्ट्री में प्रोसीजर्स होते हैं, तो चीज़ें बिल्कुल रिफाइंड फॉर्म में बन के आती हैं। हर शख्स को एक प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है। दिस टीच यू अ प्रोटोकॉल, एक मेथड को फॉलो करेंगे, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। जहाँ आप ओवर स्मार्ट होने की कोशिश करेंगे, अलजेब्रा के अंदर शॉर्टकट डालने की कोशिश करेंगे, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन अलजेब्रा। जहाँ आप मेंटल मैथ्स पे जाएंगे वहाँ एरर होगा। अलजेब्रा में आपको लिखने से नहीं डरना है, लिखने में कोई मुश्किल नहीं। नॉर्मली जो प्रोसेस ऊपर है वही चीज़ नीचे लिखी जाती है, थोड़े से प्रोसेस के साथ। अगर आप लिखने से डरते हैं तो अलजेब्रा आपको बहुत मुश्किल लगेगा। इफ़ यू आर फ्री टू राइट, आपकी हैंड राइटिंग फ्री है, तो आप लिखते जाइए, खुद ब खुद सब होता जाएगा और एरर नहीं होगा। थोड़ी सी बातों को दिमाग में रख के इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।